ऐसा बदतमीजी कर दी, कोई भी गड़बड़ कर दी तो मुझे वो रोकेंगे, उतार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। अब हवाई जहाज में तो नहीं उतार सकते, फिर क्या करते हो? थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, तो उसके बाद उनको लैंड करा के बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं? आपके जो साथी हैं वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं? या तो होम रेमेडीज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए, या फिर स्किन केयर पूरा फॉलो करते हैं। तो कभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि कोई आपके लिए शादी का प्रपोजल आ गया हो, किसी ने इतना पसंद कर लिया हो और उसके मम्मी पापा भी हों साथ में वहीं पे, तो पिंक करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने घर वालों से पूछ लेना। ये बंगाली फैमिली है, कोलकाता से है और मेरा बेटा एक एमएनसी में काम करता है। जैसे गेट बंद हो गया, मान लो किसी ने फोर्सफुल गेट को खोल लिया, तो ये कोई ऐसा कोई क्राइम है या ये कोई सिंपल? हमारे यहाँ पे सबसे पहले आती है वर्बल वार्निंग। तो अगर आप कभी डेमोन्स्ट्रेशन के अनाउंसमेंट सुनेंगे, इसमें एंटी टैम्परिंग अनाउंसमेंट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियो और ये है एक पॉडकास्ट जिसमें आज हम हैं उड़ान भरने वाले। तो जो भी देख रहे हैं वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगली फ्लाइट आपकी कहाँ पहुंचने वाली है ये मैं बताएंगी कैबिन मैनेजर अनुराधा। वेलकम अनुराधा। थैंक यू सर। अच्छा अनुराधा, एक बात बताएं, दर्शकों को हमने बता दिया कि हमारा ये पॉडकास्ट उड़ान भरने वाला है। इसका मतलब हम फ्लाइट से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। जब आप बैठे हैं तो हमें पता है कि हम फ्लाइट की वो इनर ब्यूटी के बारे में बात करेंगे जो लोग देख करके फैसिनेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आए? ये मेरी मॉम का सपना था। वो मुझे हमेशा से एज अ क्रू देखना चाहते थे। प्लेन उड़ाता हुआ नहीं देखना चाहते थे? उनको बहुत फैसिनेटिंग लगता था उनके टाइम पे, जैसे तब जो एयरलाइंस हुआ करती होंगी, तो उस टाइम पे एक वो क्रू को लेके जो चार्म होता है ना, लोगों की ड्रीम जॉब है ये। तो मेरी मॉम को हमेशा से था कि आई वांट टू सी यू देयर। सो ये उनका सपना है जो मैं जी रही हूँ, एंड शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। तो ये कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी? शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैंने अपनी 12th क्लियर की थी, उसके बाद ही मेरी मॉम ने शेयर किया कि वो मतलब कुछ ऐसा ड्रीम है उनका कि वो देखना चाहती है मुझे वहाँ। तो मैं बहुत डाउटफुल थी, मेरा सपना कुछ और था बनने का। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसको एक ट्राई देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इंटरव्यू भी क्रैक नहीं होते हैं, आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है। बट जैसे ही मैं गई तो वो वन गो में ही हो गया, जैसे कि वो डेस्टाइंड होता है ना कि बस हो गया। पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है, सुंदरता चलती है? मतलब आप बस, आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए और आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बात करने में। एंड हमारी प्रोफाइलिंग जो, मतलब हमारी जो जॉब है वो फील्ड ऐसा है जहाँ पे आप इंसानों के साथ आपसे रोज़ बातचीत होती है। तो आपके अंदर जब वो कॉन्फिडेंस होता है, वो चार्म होता है पर्सनालिटी में, तो वही बस एक एयरलाइन को चाहिए आपसे। ओके, तो मतलब जो उड़न परियां होती है वो ब्यूटी विद ब्रेन होती हैं, ऐसा? बिल्कुल मेंटेन करना पड़ता है। फ्लाइट में कोई बोर्ड करता है, जैसे मैं एक पैसेंजर हूँ, हमने तो सुना है। आप क्या एक अनाउंसमेंट होता है जो आप करते हैं, वो छोटा सा फ़ोन उठा कर क्या बोलते हैं वो? वो हम दर्शकों, जो हमारे जितने भी आए हैं पैसेंजर्स, हम उनको वेलकम करते हैं। जैसे आपके घर कोई आता है या वेलकम करते हैं, वैसे ही जो जहाज़ है वो हमारा घर है। हम पूरा पूरा दिन, क्या ज़िंदगियाँ लोग उसमें निकालते हैं, सालों साल नौकरी करते हैं। तो उसी तरीके से हम उनका वेलकम करते हैं कि ये आप ही की फ़्लाइट है और आप एकदम कंफर्टेबली आपकी यहाँ पे जर्नी रहे हमारे साथ, बस यही हम। तो वो अनाउंसमेंट कैसे होता है, बताओ ना एक बार। नमस्कार, उड़ान संख्या 1 2 3 में आपका स्वागत है। आज हम मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 1 घंटा 20 मिनट की रहने वाली है और आज के हमारे एविएटर्स कप्तान ये और सह कप्तान ये हैं। मेरा नाम अनुराधा है। एक वो फिर फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले वो सब ये सब आपको सपने भी आते होंगे ऐसे कि सोते हुए लोगों को बता रहे हो कि कई दफ़ा हो जाता है सपने में आ रहे हैं, वो लाल पट्टी इधर है, पीली पट्टी इधर है, वो हम डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाते हैं। उस डेमोन्स्ट्रेशन में हम मेन हमारा हाईलाइट ये रहता है कि वो सेफ्टी के रिगार्डिंग है। अगर कुछ भी कल को क्रैश या पानी पे जहाज़ उतरता है तो ज़्यादातर सबसे पहले तो लाइट्स ऑफ हो जाती है हमारे जहाज़ की, तो इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये जितने भी हम जेस्चर्स करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में, वो सब के सब हमारे एग्जिट्स बताते हैं और जितने भी हमारी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स की लोकेशन है वो बताते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में किसी पैसेंजर को याद रहता होगा क्या? लगता तो नहीं है, बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जैसे हम ब्रीफिंग वगैरह देते हैं तो एक वो आई कांटेक्ट मेंटेन करना कि दूसरे इंसान की वो अटेंशन आपकी तरफ है। तो बस वो एक लाइन भी याद रख लेंगे ना कि इस दरवाजे को खोलना कैसे इमरजेंसी में, हमारे लिए काफ़ी है।
अच्छा एक बात बताइए आप, जैसे आप एक कैबिन मैनेजर हैं, आपके आसपास लोग हैं, उनको कैसे आपकी लाइफ स्टाइल फैसिनेट करती है? कभी ऐसे लोग आके टकराए कि हमें भी बनना है, हमें बताओ गाइडेंस, ऐसा कुछ होता है कभी? बिल्कुल, फ्लाइट के ऊपर भी होता है और ऐसे पर्सनल लाइफ में भी होता है कि लोग आके पूछते हैं कि आपको पता है आपकी बहुत ये ड्रीम जॉब है कितने लोगों की, एंड आप कितने लकी हो कि आपका इंटरव्यू क्रैक भी हो गया एंड यू आर वर्किंग विद सम एयरलाइन। तो वो काफ़ी दफ़ा पूछती हैं कि क्या एजुकेशन चाहिए और पर्सनालिटी में और कितना क्या डेवलपमेंट्स करनी पड़ेंगी इसके लिए। क्या एजुकेशन चाहिए होती है? एजुकेशन इज़ यू हैव टू बी 12+, ओके। ठीक है, एंड उसके आगे अगर आपकी ग्रेजुएशन वगैरह है तो वो बढ़िया है, बट उनकी रिक्वायरमेंट 12+ तक रहती है। स्ट्रीम ऐसा है कि कोई कॉमर्स, साइंस या ऐसा कुछ? नथिंग, आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हैं, अगर आपका ये इंटरेस्ट है तो आप 12+ ही जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे ख्याल से पर्सनली अगर मैं बताऊं तो वो वेस्ट ऑफ मनी है। ओके। जैसे कि देर आर मेनी कंपनी, हाँ, हमने देखा है आसपास है, हाँ। क्या वो बोलते हैं, दे श्योर कि वो आपकी जॉब में लगने में हेल्प करेंगे एंड ऑल, बट दे नेवर टेक द गारंटी एंड पीपल इन्वेस्ट देयर मनी, बट देर इज़ नो गारंटी ऑफ एनी जॉब। यू योर सेल्फ हैज़ टू गो फॉर द इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू कंपनी वाले जब लेते हैं वही आपकी एक जॉब पक्की है। मान लीजिए मैंने 12+ कर लिया, मेरे किसी जानकार ने, जो एक बच्ची है कोई नई आ रही है, उसने 12th कर ली है, उसको मतलब रैंडम जाकर के इंटरव्यू देना है किसी भी एयरलाइंस पे, ऐसा? बिल्कुल, जितनी भी एयरलाइंस की जो अपनी साइट हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं उसके अंदर करियर का ऑप्शंस आता है। वो ऑप्शन में आप जाके डेट्स देख सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर वेन्यू गिवन होते हैं कि किस होटल में है वो इंटरव्यू। तो हर एयरलाइन का अपना एक ऐसे साइट बना हुआ है, उसके करियर्स में जाके आप डेट्स वगैरह देख के जाइए, तो वो बहुत ही जेन्युइन होते हैं। बट जितने भी बाकी आपको लिंक्स आते हैं या फिर मेल्स आती हैं, एड्स आती हैं, ये सब फ्रॉड है, इसके अंदर नहीं। तो ये इतना ईजी है मतलब? आपको बस इंटरव्यू के लिए जाना है एंड देयर यू हैव टू गिव योर बेस्ट। उसके अंदर आपकी पर्सनालिटी काउंट होती है, आपका बॉडी लैंग्वेज काउंट होता है, कितने कॉन्फिडेंटली आप आंसर करते हैं। वो आपसे कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि सिलेबस तो हमने पढ़ा ही नहीं ना कुछ भी। सिलेबस इन द सेंस कि अगर मान लो आपकी फ़्लाइट में कोई इमरजेंसी हो गई, तो सबसे पहला आपका क्या रिएक्शन रहेगा उस चीज़ पे। बहुत ही जेन्युइन, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी ऑल्सो नोज कि आप किसी मतलब एविएशन बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं, तो टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछते, बट वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जानना चाहते हैं, है ना, कि आप पैनिक करोगे या फिर आप ये सोचोगे कि मुझे जो मेरे फ्लाइट में पैसेंजर्स हैं उनको बचाना है ना। तो ये सब चीज़ें वो नोटिस करते हैं, आप कितना कॉन्फिडेंटली बैठे हैं उनके सामने, क्योंकि जब आप ऑन बोर्ड जाते हैं तो आपको बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। कई लोग आपको डोमिनेट भी करते हैं आपके प्रोसीजर्स को लेके, बट इफ़ यू हैव द नॉलेज यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट विद योर थिंग्स एंड नोबडी कैन मैनिपुलेट यू ईजी। सो ऐसे इंटरव्यू के अंदर आपको बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में कंपनी आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख पाती है। क्योंकि हम जब आप किसी एयरलाइन के साथ काम कर रहे हैं, आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप उसमें अंडर कॉन्फिडेंट दिख ही नहीं सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद में ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे रहता है, उसमें फिर क्या सिखाया जाता है आप लोगों को? सो आप जब एक बार इंटरव्यू क्लियर करते हैं कंपनी का, उसके बाद में आपको डेट्स दी जाती हैं वाया मेल या फिर वाया कॉल, और आपको बताया जाता है कि आपको इस इंस्टीट्यूट में आना है। उसके बाद अब इंस्टीट्यूट में जाके आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कंपनी के साथ में। वो उन्हीं एविएशन कंपनीज का इंस्टीट्यूट होता है? बिल्कुल, सबका अपना पर्सनली है। एंड आपको फर्स्ट डे जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उस दिन आपको बताया जाता है कि अब आपको एक रोस्टर दिया जाएगा, स्केड्यूल आपकी ट्रेनिंग का, और उसके अकॉर्डिंग आपको शो अप करना है, और उस हिसाब से फिर आपकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग चलती है। उस 3 मंथ्स के अंदर आपको हर एक मॉड्यूल से निकलना पड़ता है, बी इट एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी कंपनी अपनी तरफ से आपको, क्योंकि आपको वो भी आज सीखने पड़ेंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, फर्स्ट एड हैंडलिंग, क्योंकि एक बार दरवाजे बंद हो गए जहाज़ के तो आप ही हैं डॉक्टर भी, और अगर जहाज़ में आग लग जाती है तो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके बारे में इमरजेंसी हो जाएगी तो कमांड्स आपने देखी होंगी वीडियोस, है ना, कमांड्स चिल्लाते हैं क्रू, तो वो कमांड्स वो सिखाते हैं। और इफ़ देयर आर सम कस्टमर्स जो कभी ड्रंक आते हैं फ़्लाइट पे, तो दे स्टार्ट्स मिसबिहेविंग में डेयर या कुछ भी है, तो उनसे हैंडल करना सिखाते हैं। तो
जहाज़ देखने में एज अ पैसेंजर व्यू लगता है कि वो सिर्फ सीट्स हैं, बस कैप्टन है और क्रू है, बट हम जानते हैं कि जहाज़ के हर कोने में कुछ ना कुछ सेफ्टी के रिगार्डिंग इक्विपमेंट है। तो वो पूरी ट्रेनिंग में वो कॉन्फिडेंस देते हैं आपको उस चीज़ का कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हो। अच्छा, मतलब सेफ्टी के लिए टूल्स हैं। करेक्ट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँ, जी। ठीक है, इवन ट्रेन में भी ट्रेवल कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने कोई ऐसा बदतमीजी कर दी, कोई भी गड़बड़ कर दी, तो मुझे वो रोकेंगे, उतार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। अब हवाई जहाज़ में तो नहीं उतार सकते ना, फिर क्या करते हो? हवाई जहाज़ में मैं सच बताऊँ अगर आपको, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट हमारे एविएशन की भी लॉ है। ठीक है, एविएशन का जो लॉ है उसके अंदर रूल्स बने हुए हैं, तो हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग जाते हैं फिर। और सबसे पहले तो मैं आपको वो भी ली, जैसे कि ट्रेन या बस का आपने एग्जांपल दिया, तो वहाँ भी लोग आपको कहेंगे ना कि मत कीजिए ऐसे, शांति बनाए रखिए। तो ऐसे ही हमारी भी ट्रायल यही रहती है कि कस्टमर ने पैसे भी भरे हैं, देखिए टिकट के लिए, सीट के लिए, और अगर बाय एयर आप जा रहे हो तो मतलब फास्टेस्ट रूट आपने लिया है ट्रांसपोर्ट का, तो कुछ आपकी इमरजेंसी काम कुछ होगा, कोई सामने से अपनी मर्जी से झगड़ा तो नहीं कर रहा, तो कहीं ना कोई इंसान परेशान हुआ है किसी चीज़ से, तो हम कोशिश करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का। बट अगर नहीं होता है तो फिर हम कैप्टन को तो इन्फॉर्म करते ही हैं, और साथ ही फिर हमारे पास जो लॉ हमारा कहता है हम उसको फॉलो करते हैं प्रोसीजर वाइज। और अगर तब भी वो चीज़ आगे चलती जाती है, थर्ड ट्रायल, फोर्थ ट्रायल, तो उसके बाद उनको लैंड करा के बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फ्लाइट में आपका इंटरव्यू क्रैक होने का और आपकी ब्यूटी से कितना रिलेट करता है? मेरे ख्याल से ब्यूटी सेकेंडरी है। ब्यूटी इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं ताकि आप जब खुद में सुंदर लग रहे हो ना खुद को, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। अगर मुझे पता है कि यार मेरे साथ ये चीज़ के लिए मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। मान लीजिए बहुत ही नॉर्मल है कि टीनेजर्स जैसे 12th तक के जो बच्चे होते हैं उनको एक्ने का इशू आता है ना, डार्क स्पॉट्स होते हैं फेस पे, तो उससे क्या है ना, अब मैं उनको बोलूँ कि आपको लाइमलाइट में बैठना है या फिर आपको इंटरव्यू देना है, तो वो इतना ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बट वंस दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स, तो वो उतना ही कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ब्यूटी को लेके लोगों का ये है कि फेयर है तो ब्यूटी है, नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्किन में, वो रियल ब्यूटी आई वुड से। किस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, आपके जो साथी हैं वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं? खुद को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि फ्लाइंग का कोई टाइम नहीं है, एनी टाइम यू कैन बी पुल्ड आउट फॉर एनी काइंड ऑफ पैटर्न। तो सबसे ज़्यादा वो हमारी स्किन पे दिखता है, स्किन डल होने लगती है बिकॉज आप सो नहीं रहे हैं ठीक से, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हमारे ऑफ होते हैं तो हम या तो होम रेमेडीज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए, या फिर स्किन केयर पूरा फॉलो करते हैं। पूरे दिन ब्यूटी पार्लर में होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, हम मतलब इतना ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं फेस पे, फाउंडेशन हो गया, ब्लशर्स हो गए, कि वो हमारी स्किन को भी ख़राब करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो केमिकल्स हैं उनमें। तो जब जब हम घर रहते हैं या फिर जब हम होटल्स में अपने स्टे में होते हैं, तो मैंने देखा है, मेरे साथ के लोग भी और मेरा भी यही सीन है कि जितना हो सके अपनी स्किन को जो है सांस लेने दो, है ना, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करो जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, और पानी पियो बहुत सारा। हम फ्लाइट में बहुत पानी पीते हैं क्योंकि हमारा बैठने का काम ही नहीं है, हमारा काम है बस, बिकॉज प्रोफाइलिंग ऐसी रहती है। नहीं, आप बैठ जाएंगे तो बाकी पैसेंजर का मन भी नहीं लगने वाला ना। करेक्ट। हाँ, 2 घंटे मतलब इतने फीट ऊपर, तो क्या ही है उनके पास में, नेटवर्क नहीं है, हम ही हैं। तो हमारा क्या है कि इतना भागने का काम रहता है कि हम ठीक से खाना वाना भी नहीं खा पाते हैं। तो डाइट पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि एटलीस्ट जो खा रहे हो, चाहे वो और टाइमिंग्स में है, बट जितना हो सके हेल्दी खा लो। तो यही मेंटेन करने का तरीका है। ज़्यादा है तो जैसे हमारे होटल्स में स्टे भी होते हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्पा एंड जिम रहते हैं, और आप पर्सनली भी कर सकते हैं जिम, योगा घर पे कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ रहती हैं मेंटेन करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ कि कोई आपके लिए शादी का प्रपोजल आ गया हो, किसी ने इतना पसंद कर लिया हो और उसके मम्मी पापा भी हों साथ में वहीं पे? तो कोलकाता की फ़्लाइट थी, और मैं उस टाइम पे सेकंड जूनियर हुआ करती थी, थोड़ा मेरी इनिशियल फ्लाइंग की बात है। और
उस दौरान मैं किसी काम से पीछे को गई और कुछ लाने, और मैंने देखा कि वहाँ पे कस्टमर खड़े थे। तो बीइंग अ क्रू, मैं सेफ्टी के लिए हूँ सबसे पहले उनकी, तो मैंने उनको कहा कि अगर सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाए तो आप आपकी सीट पे बैठ जाइएगा, तब तक आप खड़े रह सकते हैं यहाँ। तो वो मुझसे बात करने लग गए कि आपका नाम क्या है और आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं फ्लाइंग और नींद। तो उनकी आंखें एकदम लाल हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब आप ठीक तो हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा फ्लाइंग कर रहा हूँ और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ठीक है। तो इतने में ही मैं वापस अपना काम करने लगे कैबिन में। तो इतने में उनकी फैमिली आई, मैंने उनको सर्व किया। तो मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली की आंखें लाल हो रखी हैं क्योंकि वो सब थके हुए हैं, ठीक है। और उनकी मॉम की आंखें बहुत सुंदर थी, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया था। तो वो और चेरी ऑन द केक हो गया कहानी में। उसके बाद जैसे ही वो अपनी सीट पे आके बैठे तो उन्होंने अपनी मॉम को बोला कि अरे मैं इनकी बात कर रहा था। तो शायद डेमो के टाइम से ही वो फैमिली में बात चल रही होगी कि अच्छी है। हमें तो लड़की पसंद आ गई भाई, बहुत बढ़िया बहुत तो बढ़िया। था सीन। तो फिर मैंने सुना, बट मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं ऐसी कम्युनिकेशन में नहीं जाना चाहती थी। वही हुआ, फिर जैसे हम सर्विस ख़त्म हुई तो मैं अपनी तब मैं कैबिन मैनेजर नहीं थी, तो जो मेरी सीनियर थी वो मेरे साथ पीछे थी आफ्टर सर्विस। तो वो आ गई अपनी मम्मी को लेके और वो कहते हैं कि मम्मी आप बात कर लो इनसे। और मेरी सीनियर भी मुझे देख रही हैं कि क्या बात करनी है। उसने सोचा कि कोई कंप्लेंट होगी, कस्टमर कंप्लेंट होगी। तो इतने में वो जो भी उनका सरनेम था, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ बंगाली फैमिली थी वो, और उन्होंने ऐसे बोल दिया सीधा कि वुड यू माइंड बीइंग मिसेस दिस एंड दिस। आई वाज लाइक आई एम जस्ट 19 years old। कोई ऐसा नहीं कि कंगन वंगन माँ का दादी का कंगन निकाल के बेटा अब तो ये तुम्हारा ही होगा, तुम मान जाओ, देखो हवा में उड़ते हुए हम कसम खा रहे हैं ये। नहीं, उनकी मॉम ने बस स्माइल किया, और क्योंकि मैं थोड़ा सा सहम गई थी, हाँ। और साथ ही उन्होंने बोला कि देखो आप बता देना सोच के, ये मेरा नंबर है। उन्होंने टिश्यू पेपर पे नंबर लिख के दिया मुझे कि ये मेरा नंबर है, और पिंग करना अगर आप इंटरेस्टेड हो। अपने घर वालों से पूछ लेना, है बंगाली फैमिली है, कोलकाता से है, और मेरा बेटा एक एमएनसी में काम करता है, और हमें शादी के बाद अगर तुम्हें फ्लाइंग करना है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक बात बताएं, आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होती है? जब हम बात करते हैं कि हमने देखा है छोटे हवाई जहाज होते हैं और कुछ बड़े हवाई जहाज होते हैं, क्या ट्रेनिंग भी ऐसा कुछ होता है कि इनका पार्ट में अलग अलग होती है? हमारे पास जो छोटे एयरक्राफ्ट हैं उनको हम ATR बोलते हैं, ATR। जी, और जो बड़े जहाज़ हम उनको एयरबस बोलते हैं। तो दोनों की ट्रेनिंग्स अलग हैं काफ़ी हद तक, बट दोनों की हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो हमारी ईयरली एक बार हम वापस से ट्रेनिंग पे जाते हैं। इवन इफ़ मेरे को 12 साल भी हो जाएंगे तो हर साल एक ना एक दफ़ा मुझे जाना ही पड़ेगा फॉर द ट्रेनिंग्स। कुछ ट्रेनिंग्स हमारी 2 साल में एक बार होती हैं, कुछ 3 साल में एक बार होती हैं। तो इन ट्रेनिंग्स में सब कुछ आता है कि जैसे कि सिक्योरिटी की रिगार्डिंग, ठीक है। सेकेंड कम्स डेंजरस गुड्स के रिगार्डिंग, कि कोई अगर कुछ लेकर आ रहा है लिक्विड में, चाहे वो परफ्यूम्स की बॉटल्स क्यों ना हो, ऑयल क्यों ना हो, वो कितना ml अलाउड है, कितना लीटर अलाउड है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो वो तो अगर मान लो मेरे बैग में है, जी, परफ्यूम की बोतल है और कुछ भी लिक्विड है, वो जो बैग में दे दिया उसमें अलाउ है? उसमें अलाउड होता है, बट उसकी भी अपनी एक क्वांटिटी अलाउड है जो कि ग्राउंड टीम देखती है। बट अगर आप कुछ कैबिन में लेके आ रहे हो तो वो हमें देखना पड़ता है। पानी की बोतल भी नहीं ला सकते? ला सकते हैं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं पैसेंजर्स लेके आए पानी की बॉटल अपने साथ। अच्छा। कि जो हमारे ATR है उसमें हमारे पास 4 दरवाजे होते हैं कैबिन में, और जो हमारा एयरबस आता है इसके अंदर हमारे पास 8 दरवाजे होते हैं कैबिन में, ठीक है। और हर कैबिन में जितने भी एक डोर्स हैं, जैसे एयरबस में सिर्फ 2 तरीके के डोर्स हैं। एक है हमारे फ्लोर लेवल एग्जिट, जो चारों सेम तरीके से ही खुलते हैं, सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं। फिर आते हैं हमारे ओवर विंग पे, जो इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, उनका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, उनकी कमांड्स अलग हैं और उनके इवैक्यूएशन टेक्निक्स अलग हैं। बट काम एक ही है सारे दरवाज़ों का कि जितना जल्दी हो सके इवैक्यूएट करना कस्टमर्स को इमरजेंसी में। और ATR में चारों दरवाजे जो है वो अलग हैं, चारों दरवाज़ों का काम अलग है, उनका ऑपरेट करने का तरीका अलग है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फ्लीट्स। कई बार ऐसा होता है कि हम एरोप्लेन में बोर्ड हो गए, गेट बंद हो गए सारे, और बहुत देर तक खड़ा रहता है,
ऐसा क्यों? क्योंकि एयर ट्रैफिक होता है किसी जगह पे, जैसे मुंबई है, मुंबई में सबसे ज़्यादा होता है कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहाज़ इज़ गुड टू गो, कस्टमर्स बैठ चुके हैं, डेमोस्ट्रेशंस हो चुके हैं, बट हमें कॉल आता है कैप्टन से कि यार ग्राउंड डिले है। वो डिले होने का कारण यही रहता है कि ऊपर इतना ट्रैफिक होता है कि और फ्यूल भी एक पॉइंट आ जाता है बीच में कि उनको फ्यूल भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एयरक्राफ्ट में कितना फ्यूल है, तो उसको उतारना पड़ता है उनको। तो ऐसे करके नंबरिंग चलती रहती है, कौन सा जहाज़ कब डिपार्ट करेगा, फिर एक लैंड करेगा, फिर एक डिपार्ट करेगा। तो ऐसे करके उनको साइमल्टेनियसली चीज़ें चलानी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, पर उसके वही रनवे तो 2 ही हैं और लोगों का आना जाना भी उतना ही रहता है वहाँ से। तो बहुत फ्लीट्स एक ही टाइम पे एयर ट्रैफिक कर देते हैं ऊपर। जैसे गेट बंद हो गया, मान लो किसी ने फोर्सफुली गेट को खोल लिया, तो ये कोई ऐसा कोई क्राइम है या ये कोई सिंपल? ये हमारे एज पर हर एविएशन लॉ इट कम्स अंडर क्राइम ओनली, बिकॉज देखिए हमारे एविएशन में ना बहुत सिंपल एक रूल है। हमारे यहाँ पे सबसे पहले आती है वर्बल वार्निंग। तो अगर आप कभी डेमोन्स्ट्रेशन के अनाउंसमेंट सुनेंगे, उसमें एंटी टैम्परिंग अनाउंसमेंट है। एंटी टैम्परिंग? बिल्कुल, जो ये बताती है कि आप इस जहाज़ के किसी भी सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ खेल या फिर किसी भी तरीके का उसको फाड़ देना, खोल देना, ले जाना, ये सब अलाउड नहीं है। सो ये हो गया वर्बल वार्निंग। इसके बावजूद अगर आप कुछ भी कर और जब ओवरविंग की ब्रीफिंग होती है, तो उस ब्रीफिंग के अंदर जो हमारे क्रू होते हैं उनको बोला गया है कि लास्ट लाइन में वो ये भी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि इस बिना किसी इमरजेंसी या बिना किसी क्रू कमांड के बिना इस एग्जिट को टच करना, खोलना बिल्कुल एक कानूनी अपराध है। चलो अपराध कर दिया, अब अपराध कर दिया तो उसके बाद में वो दरवाजे खुलते हैं वापस से और वो इंसान को ले जाया जाता है बिल्कुल। और अगर ये मिड एयर हो जाए, मतलब मिड एयर दरवाजे खुल नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशराइजेशन, बट अगर कोई मिड एयर ऐसा करता है कि फ्लैप हटा दिया, तो उससे क्या है, बजर बचता है हमारे कैप्टन के पास में और हमें दिख जाता है, हमें इंडिकेशंस आ जाती हैं या फिर कैप्टन कॉल करके बता देते हैं कि किसी ने कोशिश किया है वो दरवाजे को खोलने का। तो हम वो जो वार्निंग कार्ड होता है हमारे पास एक, हम उसको रीड करते हैं। वो वार्निंग कार्ड आपको रूल बताता है कि रूल इसके तहत आपने एक क्राइम किया है। तो आफ्टर लैंडिंग तो वो सिक्योरिटी के हाथ में ही जाएगा इंसान। अच्छा। बट मिड एयर अगर फ्लाइट को सही सलामत रखने के लिए सेफ्टी वाइज हम उनको रीलोकेट कर देते हैं रेगुलर सीट्स पे। बट आगे अगर वो बदतमीज़ी करते हैं कोई, या फिर कि मैंने एक्स्ट्रा पे किया है सीट के लिए क्योंकि वो एक्सल सीट्स रहती हैं, तो फिर उसको संभालने का सिचुएशन अलग है। ऐसा इंसिडेंस हुआ कभी? मेरी फ़्लाइट पे तो नहीं हुआ है पर्सनली, बट मेरे दोस्त जैसे हैं, मेरे कॉलीग्स वगैरह, उनकी फ़्लाइटों पे हुआ है। और पता ही नहीं क्या लोगों के माइंडसेट में रहता है कि वो ऐसा करते हैं। ज़्यादातर लोग एजिटेट हो जाते हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ऑन ग्राउंड डिले काफ़ी रहता है, डोर क्लोज हो जाता है उसके बाद भी। सो बहुत ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनको होता है कि हमें बाहर जाने दो, एटलीस्ट एयरपोर्ट पे जाना है ना। तो दे गिव दिस थ्रेट्स टू द क्रू कि हम ये दरवाज़ा खोल देंगे, एंड तब भी अगर सिचुएशन हाथ में नहीं रहती है तो लोग खोल भी देते हैं ज़्यादातर। मतलब नॉट प्रॉपरली ओपन करना वो तो रेयर है, बट फ्लैप हटा देना अपने में एक इंडिकेशन कॉकपिट में जैसे दे ही देता है। तो ये एक अपराध के अंदर आता है और फिर ऑन ग्राउंड ही दरवाजे खोलने पड़ते हैं हमें। ठीक है, चलिए ये सब टेक्निकलिटी हो गई। अब आपके पर्सनल उस चीज़ पे आते हैं कि आप मान लीजिए बहुत थके हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपकी फ़्लाइट स्केड्यूल हो चुकी है, आपको जाना है, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्या आपका वैसे गैप होता है जो होना चाहिए, ये सब बताओ। तो कई दफ़ा वैसे हमारी जो कोई भी एयरलाइंस होती हैं ना, वो आपको इनफ रेस्ट देती हैं किसी भी फ़्लाइट से पहले। वो कितना होता है? 12 आवर्स एंड अबव। और अगर वो रेस्ट, जैसे आपके पास स्टैंड बाय ड्यूटीज़ हैं, स्टैंड बाय ड्यूटीज़ में क्या होता है कि उन्होंने आपको एक टाइम पैच दे दिया कि आप सुबह के 4 से लेके सुबह के 10 बजे तक स्टैंड बाय ड्यूटी आपकी है। अब ये ड्यूटी कैसी होती है, इसमें आप घर पे तो होते हो, बट आपको चौकन्ना रहना पड़ता है कि इसके अंदर आई एम द मोस्ट अवेलेबल पर्सन फॉर एनी ड्यूटी। समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि आप एक ऑपरेटिंग क्रू हैं और मैं स्टैंड बाय पे हूँ, ठीक है, मैं अपने घर पे हूँ, आपने फ़्लाइट के लिए जाना है जो कि आपकी रोस्टेड फ्लाइट है, तो आपने 12 घंटे का रेस्ट लिया है। अब लास्ट मिनट मान लीजिए आपका पैर मुड़ गया है ना, या तबीयत ख़राब लग रही है, तो आपने क्या किया, रिपोर्ट सिक कर दिया। अब उस फ्लाइट को कवर करने के लिए स्टैंड बाय क्रू काम आते हैं। ऐसा होता है कि आराम नहीं मिल पाया हो? वैसे देखिए
एज पर द कंपनी वी शुड रेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट ड्यूटी। मेरे को पार्टी करनी है, मेरे को मौज मस्ती करनी है, रेस्ट नहीं करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी ने तो टाइम दे दिया। आप इसके लिए किसी देखिए ये ना जायज़ भी है, क्योंकि आप इसके लिए कंपनी को कैसे गिल्टी करेंगे ना, क्योंकि कंपनी तो बोलेगी हमने तो आपको रोस्टर दिया है कि आपका स्टैंड बाय ये है। जब आपको पता है कि सुबह 4 बजे से आपकी ड्यूटी होनी है तो आपको उस हिसाब से रेस्ट लेना चाहिए था। तो आप लास्ट मिनट कंपनी को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने मुझे लास्ट मिनट पे क्यों फ़्लाइट दे दी, मैं तो नहीं आ सकती हूँ, नींद आ रही है, ये सब पे कंपनी। जैसे गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, तो इसके लिए भी कोई लाइसेंस होता है? जब एयरलाइंस आपका इंटरव्यू पास करती हैं और आप उनकी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग क्लियर करते हैं तो आपको एक लाइसेंस मिलता है। उस लाइसेंस के अंदर आपकी सारी ट्रेनिंग्स की डेट्स आती हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, एक हमारी ईयरली ट्रेनिंग रहती है, हाँ, कुछ ट्रेनिंग्स हमारी 2 साल में एक बार होती हैं और कुछ 3 साल में एक बार होती हैं। सो ये ट्रेनिंग्स की डेट्स कंपनी टैली रखती है अपने पास में, ठीक है, और इस हिसाब से हमारा लाइसेंस रिन्यू होता रहता है जी। क्योंकि देखिए इमरजेंसी रोज़ नहीं हो रही है ना, तो आप बीइंग ह्यूमन आप भूल सकते हैं प्रोसीजर्स, आप भूल सकते हैं बहुत सी चीज़ें, और जैसे इंसिडेंट्स अभी एविएशन के हो रहे हैं, आजकल कुछ ज़्यादा पीक पर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत रिआइट्रेशंस आते हैं हमको कि ये सब पढ़ें, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें और हेल्थ मेंटेन करें, और हमें काफ़ी नए मतलब प्रोसीजर्स को वापस से लेकर आते हैं कि ये इंसिडेंट चाहे इस एयरलाइन में हुआ हो, बट आप लोग भी इस चीज़ को दोबारा से पढ़ लो कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो वो ट्रेनिंग्स में हमारे लाइसेंस रिन्यू हो जाते हैं वापस से। इसमें ट्रैवलिंग का बहुत आपके पास ऑप्शन होता है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप रह रहे हैं मुंबई, जी आपको फ्लाई करके जाना पड़ा किसी और सिटी में, फिर कोलकाता ही गए आप, या उसके बाद में आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट जैसे भी होती होगी, आपकी 8 आवर शिफ्ट होती होगी शायद, ऐसा ही कितनी, तो उसमें फिर आप दूसरी सिटी में चले गए, अब आपकी शिफ्ट पूरी हो गई, फिर क्या वो जैसे कोई कैब वाला होगा तो अपनी कैब दे देगा, जाओ, आप वो प्लेन देते हैं क्या? आज दे पाते, जिस तरीके से ट्रैफिक है तो थोड़ा सा हम उड़ के पहुंच जाते हैं। बट कंपनी जो है वो हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करती है। अगर कंपनी ने आपको बॉम्बे से कोलकाता भेज दिया है या फिर आप 2-4 फ्लाइटें करके किसी शहर में दूसरे शहर में गए हैं, तो कंपनी मेक श्योर करती है कि आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड होगा, वो मेक श्योर करती है आपका होटल प्रोवाइड है आपको, और होटल में आपको 3 टाइम का जो आपका पूरा मील है वो सब कंपनी की तरफ से ही होता तो उसमें आपकी चॉइस होती है, कंपनी के हिसाब से होता है? है। सी कैब के वेंडर्स उनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट बेस चलता होगा एयरलाइंस का। सेकंड थिंग इज़ होटल, तो होटल्स भी उनके पास 2-3 होटल्स की जो होती है कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, क्योंकि इतना क्रू एक टाइम पे लेओवर करते हैं एक सिटी में कि एक होटल आप पूरा क्रू को नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि सो मेनी एयरलाइंस आर देयर। तो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके होटल से, और होटल में क्या खाना है वो आपकी चॉइस है। ओके, वो आपकी चॉइस है, उसमें आपको देखना है कि मेरे लिए अच्छा है या वेज नहीं है, नॉन वेज है, टी कॉफी एनीथिंग, दैट्स योर चॉइस। बट अगेन व्हाट कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इज कि इस लेओवर में आप अगली ड्यूटी से पहले वेल रेस्टेड हो। अभी तक के आपके करियर में कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आपने देखा हो, जो हो सकता है कि उस टाइम पे तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगा हो, बाद में बहुत हंसी आई हो? दूसरा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो वास्तव में लगा कि यार आज तो फंस ही गए थे? ऐसा तभी लगता है जब दरवाजे बंद हो जाते हैं और ग्राउंड डिले होता है कि आज तो फंस गए। ओके। बट अगर मैं फ़नी मोमेंट की बात करूं तो फ़नी मोमेंट में एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मेरी ATR की फ़्लाइट थी। तो ATR में क्या है, आप जहाँ से अंदर घुसते हैं जहाज़ के, वो उल्टा जहाज़ देखते हैं आप 1 to 20 रो हैं उसमें, आप 20 के यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं और 1 के लिए आपको उल्टा अंदर जाना है, ठीक है। एयरबस में 1 से ही अंदर को जाते हैं आप। तो मैं बीइंग द कैबिन मैनेजर आई वाज वेलकमिंग पीपल। तो अब हमारे पास ना एक दिन पहले ही पूरा डाटा आ जाता है कि आपके इसमें कितने इन्फेंट्स रहेंगे, कितने चिल्ड्रन ऑन बोर्ड होंगे, कितनी व्हील चेयर्स होंगी, कितने एडल्ट्स होंगे, कितने इफ़ एनीबडी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड, है ना, ये सब हमारे पास पहले से होता है। कैबिन व्हीलचेयर होती है जो, वो हमारे इसमें कुछ हम टर्म्स होते हैं, एम्बुलेटरी एंड नॉन एम्बुलेटरी। सो एम्बुलेटरी वो होते हैं जो खुद चल भी सकते हैं और इवैक्यूएट भी हो सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। उनको बस व्हीलचेयर चाहिए होती है जहाज़ तक
कि भाई टर्मिनल्स पे चलना बहुत पड़ता है, तो वो उनके लिए बेटर रहती है। फिर जो कैबिन व्हील चेयर्स होती है, नाम में ही है कैबिन, कि वो आपको सीट तक छोड़ती है आपके, बहुत पतली सी होती है ताकि कैबिन में आ जाए। तो कैबिन व्हील चेयर होती है, उनके लिए हम ब्रीफिंग देते हैं उनको, क्योंकि अगर वो कैबिन में आके बैठ नहीं पा रहे चल के, तो इमरजेंसी में इवैक्यूएट भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम नॉन एम्बुलेटरी बोलते हैं। तो मुझे पता था कि देयर इज़ अ कैबिन व्हील चेयर एंड शी इज सीटेड ऑन 20A, तो नियर टू मी। आई ब्रीफ हर एंड साथ में ही वो उसमें दिखा रहा था वो म्यूट कस्टमर है, कि वो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एंड हियरिंग इम्पेयर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो फिर जब वो आए, मैंने उनको वेलकम किया, सीट पे कंफर्टेबली बिठाया, उनका लगेज स्टो किया, और शी वॉज ऑल गुड, ठीक है। थ्रू आउट द फ्लाइट मैंने उनसे ऑप्शंस पूछे, कुछ खाने के लिए पूछा, और उनको मिक्स फ्रूट वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस उनको दिए कि आप कुछ खा पी लो। तो शी डिनाइड फॉर एवरीथिंग। देन आई आस्क्ड फॉर ग्लास ऑफ वाटर सर्व किया, तो शी शोड मी अ वाटर बॉटल कि आई एम कैरिंग माई बॉटल, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर लैंडिंग, तो व्हील चेयर्स क्या है, सबसे पहले बोर्ड होती है और सबसे लास्ट में डी बोर्ड होती है। सो उस टाइम तक मेरी क्रू भी मेरे पास आ गई थी, तो हम दोनों को हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने अपनी क्रू को बोला कि यार आप इनको सीट पे बिठाओ, व्हील चेयर पे बिठाओ, और मैं इनके लिए लगेज लेके आती हूँ। तो मैं लगेज लेके आई, और मैंने जैसे उनको लगेज पकड़ाया, तो आगे से वो बोलती है थैंक यू बेटा। तो मैं 2 मिनट के लिए तो स्टैचू हो गई कि पूरी फ्लाइट मुझे लगा कि शी इज़ अ म्यूट कस्टमर, ये तो बोलने लगी। तो दैट वाज अ मी मोमेंट कि तो बोलने लगी। मतलब म्यूट टीवी अब बोलने लग गया। हाँ, मैंने कहा कि मतलब ऑरा ऐसा रखो कि फ्लाइट पे म्यूट भी बोलने लगे वाला। बट वो बहुत फनी इंसिडेंट था, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। एक इंसान पूरी फ्लाइट में आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, बोल ही नहीं रहा है वो, और लिखा जो है उसके हिसाब से भी आपकी डॉट्स जुड़ रही हैं, है ना, कि कंपनी ने मुझे बोला कि ये तो म्यूट कस्टमर है, और वो सच में बोल भी नहीं रहे हैं मुझसे, बोल भी नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, इशारों में ही बातें कर रहे हैं, और लास्ट में वो थैंक यू बेटा बोल रहे हैं हमको सीधा। तो इट वाज वेरी फनी। क्या पता फ्लाइट करते हुए उनकी आवाज़ आ गई हो, मिरेकल मिरेकल। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये इंसिडेंस हुआ, आपकी ड्रेसेस होती है वो क्या जुराबें पहनते हो पाँव में आप? तो स्टॉकिंग्स है, हाँ उनको स्टॉकिंग्स वो पहनना जरूरी होता है? वो यूनिफॉर्म का ही पार्ट है। जो हम स्टॉकिंग्स पहनते हैं हमारी यूनिफॉर्म के साथ ही, वो बाहर कहीं नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। और वो उसके बिना हमारी यूनिफॉर्म अधूरी है। जो चमड़ी वमड़ी गिर जाए बाहर, ऐसे क्यों, मतलब बताओ सही वो। मतलब एक फ़नी इंसिडेंट ये भी है कि जब मैंने इनिशियली फ्लाइंग स्टार्ट की थी, तो मैं सर्विस कर रही थी कैबिन में, एंड मैं उस टाइम पे जयपुर से डिपार्चर कर रही थी। तो जयपुर में क्या है, बहुत ही सिंपल बेसिक लोग आते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे, और मतलब घर से खाना भी लाते हैं तो बोल देते हैं कि मैम आप खाओगे, बहुत ही स्वीट, ठीक है। और वो जो बहुत सारी मैम्स बैठी थी साथ में 2-3, और उन्होंने घूंघट किया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पानी पियोगे या जूस लोगे, तो उन्होंने मना कर दी। लेग पे कुछ चल रहा है, तो मैं सडनली पीछे मुड़ी, तो मैंने देखा कि वो मैम ऐसे टच करके देख रही हैं कि ये तुम्हारी लातें ही ऐसी हैं या फिर तुमने रंगाया है कि क्या कर रखा है इस पे। तो फिर मैंने उनको, हाँ मैं समझ गई, मैंने कहा कि बहुत सीधे लोग हैं। तो फिर मैंने उनको पहले तो बोला कि रंगाया है मैंने। तो कहते कि अच्छा ये कंपनी ने बोला आपको करने के लिए। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ये जुराबें आती हैं ऐसी पतली सी, वो पहनी है मैंने। उन्होंने तो अपनी बेटी का मन बना लिया होगा, इसको तो नहीं भेजना फ्लाइट के लिए, ये तो टांगे रंगानी पड़ेगी भाई। बिल्कुल, उनका फेस पे रिएक्शन भी ऐसा ही था। तो ये स्टॉकिंग्स वगैरह जो है ये सब हमारी यूनिफॉर्म का पार्ट है, और ये पहनना मैंडेटरी है। आपके ये नाम ऐसे ही क्यों होते हैं? जैसे कोई ऐसे कोई देवता हुए फ्लाइंग के, या कोई ऐसे हुए जिन्होंने एक डिक्शनरी बनाई हुई, वहाँ जाओ तो लेवेटरी है, ये एम्बुलेटरी नॉन एम्बुलेटरी, ऐसा क्यों? ऐसा सर इसीलिए है कि हम इंडिया के अंदर DGCA जो है वो, आपके नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो सारे की सारी एयरलाइंस के दादा हैं। वो सारे प्रोसीजर्स अप्रूव करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी वगैरह सब उनके अंडर होता है। जबकि हमारी एयरलाइन में अगर कोई जैसे प्रिजनर्स जो होते हैं वो आते हैं, डिपोटी एक वर्ड है, डिपोटीज मतलब जैसे मान लीजिए आप इंटरनेशनल किसी विदेश गए और आपका एयरपोर्ट जो है एक्सपायर हो चुका है,
फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो आपका कुछ मान लीजिए ऐसे बोलती हैं कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें एटलीस्ट 6 मंथ से ज़्यादा की वैलिडिटी होनी चाहिए, अच्छा। एक्सपायरी नहीं होना चाहिए वो 6 महीने के अंदर। तो उन चीज़ों को देख के मान लीजिए उन्होंने आपको वापस भेज दिया आपके देश कि आप इस कंट्री में नहीं रह सकते हो, तो आप एक डिपोर्टी कैटेगराइज हो गए हो। तो ये सब जो है ये डीजीसी अप्रूव करता है कि किस एयरलाइन में किस फ्लाइट पे प्रिजनर जा रहा है, किस फ्लाइट में क्या हो रहा है। कई दफ़ा जैसे हम क्रू भी तो देखिए इंसान है, ठीक है, मेरी फ़्लाइट पे ही हुआ है कि एक क्रू जो है वो फेंट हो गई, मे बी तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी सीन था। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम क्रू का थोड़ा सा कैरेज पॉलिसी है हमारा, तो एयरबस के अंदर 4 क्रू मिनिमम है, ATR में 2 हैं, एक्स्ट्रा तो हम कैरी कर सकते हैं, अगेन वो DGCA ही अप्रूव करता है उसको। तो वो फेंट हो गई, अब हम लैंड कर रहे हैं, है ना, तो 4 में से 3 क्रू रह गए। तो ये चीज़ जब हमारा कॉकपिट क्रू इन्फॉर्म करता है ATC को, तो ATC जो है आगे वहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क रहता है उनके पास में, वो लोग DGCA से परमिशन लेते हैं कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अनकंट्रोलेबल चीज़ है, कोई फेंट हो गया है और अब मिनिमम से कम हो गया है क्रू, बट लैंड तो करना पड़ेगा। तो ये DGCA अप्रूवल्स मैंडेटरी होते हैं हमारे लिए ना, तो DGCA अप्रूव करता है ये सारी चीज़ें। कौन से DGCA आपने बताया? DGCA यही नाम है? जी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, तो DGCA ने ये तय किया, DGCA सबके दादा हैं, जिन्होंने बता दिया लेवेटरी बोलना है तो बेटा लेवेटरी बोलना है। इन्होंने हमको एक सेफ्टी मैनुअल दी हुई है, हर एयरलाइन की अपनी होती है, उसमें एयरलाइन वाइज जैसे सर्विसेज अलग अलग तरीके से होती हैं, तो उसके पेजेस जो है वो एयरलाइन वाइज अलग है, बट सेफ्टी वाइज। सैलरी क्या होती है, जो आपकी सैलरी क्या होती जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एज आप बिल्कुल फ्रेश है, मतलब फ्रेशर इन दिस एयरलाइन ऑल्सो, इन दिस फील्ड ऑल्सो, तो आपकी सैलरी मिनिमम से शुरू होती है, दैट मिनिमम कैन गो अप टू 35,000 आई गेस, एंड उसके बाद में एज यू गेट एक्सपीरियंस इन फ्लाइंग यू टेक प्रमोशंस, तो उसके हिसाब से बढ़ती जाती है। सो अगर आप मेरे से स्केल पूछ रहे हैं बढ़ने का तो इट कैन गो अप टू 1 लाख एंड अबव, सो डिपेंड्स कि आप किस डेजिग्नेशन। है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मान लो आप 4000 फीट पे उड़ रहे हैं, आप 4100 पे उड़ेंगे तो सैलरी बढ़ जाएगी, 5000 पे गए तो और बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना? बिल्कुल भी नहीं, इट्स ऑल अप टू योर एक्सपीरियंस, बिकॉज कॉकपिट क्रू जो होते हैं ना उनका सैलरी और उनका प्रमोशन सब उनके घंटों पे रहता है, वो कितने घंटे फ्लाई कर रहे हैं। हमारे लिए घंटे इतने मैटर नहीं करते हैं जितना हमको हमारा एक्सपीरियंस मैटर करता है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। एयर हॉस्टेस हम बोलते हैं। शादी अगर करेगी तो अपने ही पायलट से, अपने केबिन वाले से, से करेंगी, या कोई बिजनेसमैन ढूंढेगी, या वो कोलकाता वाला लड़का भी कभी फिट हो सकता था? जिनके एक बार विंग्स आ जाते हैं ना तो उनको विंग्स से प्यार ही रहता है हमेशा, तो वो उड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट वो विंग्स पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं कि कंट्रोल करने वाले ज़्यादा लोग पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि हमें विंग्स मिल चुके हैं ना हमारे। एक करियर कितने उम्र तक का हम मानते हैं? तो एविएशन के अंदर जब तक आप मेडिकली फिट हैं यू कैन फ्लाई। अच्छा, 58 अगर हो गई एज तो भी? क्रू के अंदर एज लिमिट नहीं है, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, योर फेस शुड लुक चार्मिंग, सो यू हैव टू मेंटेन योर इनर ब्यूटी, है ना, और मेडिकली फिट। 50 की हो 25 की दिख रही है तो चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा। ओके, लेकिन 25 की होगी 50 की नहीं दिख सकते। नहीं। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे शो में आए, आपने कुछ मिथ्स, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ में करी, हो सकता है दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगी, और मुझे लगता है कि उनकी फ़्लाइट अब लैंड कर जाएगी और वो आराम से अपना, अगर फूड खा रहे हैं तो एंजॉय करेंगे, और कुछ करना हो तो वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।